मुझे बचपन से ही अल्लाह के घर को देखने का, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने अपने अब्बा से भी कई बार कहा कि मैं उम्रा करना चाहती हूँ। अब्बा बोले, बेटी मेरे पास इतनी कमाई नहीं है, तुम अपने पति के घर जाकर अपना ये शौक़ पूरा कर लेना। मैं सोच भी नहीं सकती हज और उम्रे पर जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी। मेरी शादी हो गई, मैंने अपने पति से भी इस ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे याद है कि मेरी इतनी ख्वाहिश और तमन्ना को सुनकर मेरा पति बहुत ज़्यादा खुश था। कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें उम्रे पर नहीं बल्कि हज पर ले जाऊंगा। मेरी शादी रमज़ान से पहले हुई थी। छोटी ईद के बाद हम हज की तैयारियां करने लगे, क्योंकि मेरे पति ने बहुत पहले ही इससे दरख्वास्त के लिए अप्लाई कर रखा था। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देखने जा रही थी। मैं इस कदर खुश थी, बता नहीं सकती। बड़ी ईद के कुछ दिन पहले मेरे पति ने मुझे बताया कि हमें हज के लिए कुछ ही दिन में रवाना होना होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन रात को जब मैं कमरे में आई तो मेरे पति के चेहरे पर परेशानी थी। वे पासपोर्ट को देखते हुए मुझसे एक सवाल करने लगे, मरियम मुझसे वादा करो, वहाँ जाकर तुम मुझसे बेवफाई तो नहीं करोगी। पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। अमन, आपको हो क्या गया है? आपको क्या लगता है कि आपकी मरियम आपसे कभी बेवफाई का सोच भी सकती है? मियाँ बीवी में झगड़े हो जाए लेकिन एक साथ ही रहते हैं। ज़िंदगी में कभी आपको ऐसा ख्याल आए तो आप मेरी आंखों में देख लीजिएगा। बस अब ज़्यादा फिल्मी बातें मत करो कि इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। पता नहीं क्यों हज पर जाने से पहले उन्हें ऐसा ख्याल आया था, लेकिन लोग हज पर जाने से पहले अल्लाह के अलावा किसी को याद नहीं करते। पर मैंने ये सुना है कि हज और उम्रे जाने से इंसान के दिल में मौजूद सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और इंसान पहले की तरह अच्छा हो जाता है। हज पर जाने से पहले मेरे पति की फूफी ने मुझे कहा कि तुम लोग मेरे घर दावत पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। पता नहीं क्यों फूफी ये बात मुझसे ऐसे कर रही थी जैसे कि मुझसे कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन कुछ बताना भी चाहती हूँ। जब मैं फूफी के घर गई तो खाना खाने के बाद मुझसे कहने लगी, बेटी ऊपर छत पर आना, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैं फूफी के पीछे पीछे छत पर गई तो कहने लगी, बेटी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बातें और दर्द आ जाते हैं, लेकिन तुम जा रही हो, अपने पति के लिए दुआ करना और अपने पति को छोड़ने का सोचना भी मत, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? ऐसी कोई बात नहीं होती तो मेरा पति और मेरी फूफो एक ही बात क्यों करते? मेरे दिल में हज़ारों सवाल आ गए और खौफ भी। मेरा जी चाहता था कि मैं जाकर ये सारी बातें अपने अब्बा को बता दूं। मैंने कहा, जब मैं घर के लिए जा रही हूं तो वहां मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है? ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। एक हफ्ते के अंदर अंदर हज के लिए रवाना हो गए थे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं हज कर भी पाऊँगी या नहीं, ये सोच रही थी। पता नहीं क्यों एक बार तो मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया था कि जैसे कि मैं खाना काबा तक जाते जाते खींच ली जाती हूँ और मेरा हज नहीं हो पाता है। मैं अल्लाह से लाख दुआएं करती कि अल्लाह ऐसा मौका ना आए, मेरी मुराद पूरी हुए बिना मुझे वहाँ से वापस आना न पड़े। मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों देर रात तक इबादत करेंगे, इसलिए आप मक्का के पास ही होटल लेना जहाँ से खाना काबा पास हो और हमें वहाँ से इबादत में कोई दिक्कत ना हो। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा होटल मक्का से 500 मीटर की दूरी पर है, हम वहाँ पर इबादत करने ही जा रहे हैं, हमारी इबादत में कोई खलल नहीं होगी, तुम किसी चीज़ की फ़िक्र मत करो। मैं अपने पति की बात सुनते तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता। एक अजीब सा अंदेशा था जो मेरे जहन पर सवार था। फिर वही हुआ जिसका डर था। आज से 2 दिन पहले की बात है, जब मैं नफिल पढ़ने रात को अपने कमरे से निकली। मेरे पास अपना बैग भी था जिसमें मैंने अपनी पासपोर्ट और पानी की बोतल रखी हुई थी। मुझसे गलती हो गई कि मैं अपना पासपोर्ट वाला बैग लेकर बाहर आ गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मैंने एक औरत को पाया जो आंखें फाड़ फाड़ कर इधर से उधर देख रही थी। औरत की नज़र जैसी मुझ पर पड़ी, वे मेरे करीब आई और कहने लगी, बेटी तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। उसकी शक्ल सूरत देखी भाली लग रही थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ पर देखा है। मुझसे बात हो गई। मैंने कहा कि नहीं, नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। कहने लगी कि अभी तो सफाई हो रही है वहाँ पर, लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या तुम्हारे होटल में खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है? मैंने कहा कि मुझे अभी तक याद नहीं है, हमने जो भी खाया है बाहर से खाया है।
औरत ने कहा, तुम मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ और बाकी कागजात भी। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे होटल में खाने पीने की ज़रूरत है या नहीं। मैंने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन फिर वे औरत ज़िद करने लगी कि मुझे तो तुम्हारा पासपोर्ट देखना ही पड़ेगा। खैर मैंने उस औरत को अपना पासपोर्ट अपने हाथ में ही दिखाया तो हंसकर बोली, अरे पासपोर्ट से होटल का थोड़ी पता चलता है। मेरा मतलब था कि तुम अपना पासपोर्ट और बाकी कागजात दिखाओ। मैं उस औरत की बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हुई। फिर उसने कहा, चलो कि अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है तो मत दिखाओ। वे पासपोर्ट को देखकर हैरत में जा चुकी थी। मुझसे पूछने लगी, क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा, जी हाँ, मेरी शादी तकरीबन 5 महीने पहले ही हुई है। मेरी ये बात सुनकर वह हैरत से मुझे देखने लगी, जैसे कि उसने पहली बार शादीशुदा औरत से बात की हो और शादी करना कोई जुल्म हो। अच्छा तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। मेरा पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारोबार करता है, उसके पास दुनिया का हर सामान मौजूद है। तुम मेरे घर चलोगी तो तुम्हें किसी महल जैसा मंजर देखने को मिलेगा। और उसकी बातों से मुझे उस पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मालूम होने लगी। फिर बोली कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर चोरी चकारी तो मतलब पैदा ही नहीं होता। ये पाक शहर है, यहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, अगर कोई हो भी जाए तो पकड़ा जाता है। उसकी बातें सख्त और कड़वी थी, मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें तो किसी बुराई का मतलब ही पैदा नहीं होता, तो मैं उसके साथ चली गई। मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे घर जाओगी तो तुम्हें दुनिया का होश नहीं रहेगा। उसकी बातें मुझे हैरानी में डाल रही थी। मैं उसके साथ चल पड़ी। चलते चलते हमें गाड़ी तक पहुंच गए। लो आ जाओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी को चलाने वाला एक बड़ा सा आदमी था जो काले रंग का था। मैं देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। और औरत बाकायदा गाड़ी लेकर यहाँ पर आई थी। क्या सिर्फ इसका मकसद मुझसे बातचीत करने का था? क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि अगर वह औरत मुझसे बातचीत करना चाहती थी तो मुझे ढूंढती हुई वहाँ पर आई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं दरवाज़ा खोलूँ और यहाँ से वापस चली जाऊँ, लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे यकीन आ गया कि वह किसी भी तरीके से मुझे बुरी औरत मालूम नहीं हो रही थी। मैं खामोशी से बैठी रही। गाड़ी 20 मिनट चलने के बाद एक जगह पर रुक गई। बाहर एक बहुत खूबसूरत बाग था और उसके अंदर एक सफ़ेद रंग का घर था जो कि किसी महल से कम नहीं लगता था। और घर का डिज़ाइन वाकई में बादशाह के महल जैसा था। मैं वहाँ से उतरी। वह औरत मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले आई। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसके चेहरे पर सख्ती छा गई। अगर तुम यहाँ पर आई हो तो मेरी मर्ज़ी से ही जाओगी। उसने बहुत ही अजीब से लहजे से ये बात कही। जाहिर है मेहमान अपनी किसी दूसरे इंसान की मर्ज़ी से ही जाता है। ये कहता हुआ एक आदमी उस घर से बाहर निकला। उस आदमी का कद बहुत ज़्यादा लंबा था। वह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंसान लग रहा था, लेकिन उसका कद झुका हुआ था। उसने मुझसे बात कहा कि बेटी जाकर कमरे में बैठ जाओ, आराम करो। अब तो तुम इस घर में आ गई हो तो अपना ही घर समझो। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये लोग मुझे बरसों से जानते हो। फिर वो औरत मुझे दूसरे कमरे में ले आई। मुझसे कहने लगी कि मुझे मालूम है कि तुम्हें प्यास लगी होगी, चलो फ़िलहाल अपने बैग से पानी निकाल कर पी लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाती हूँ। शरबत का कहकर वे कमरे से निकल गई। मैं अपना बैग ढूंढने लगी, लेकिन ये क्या, मेरा बैग तो कहीं पर नहीं था। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरा बैग मेरे आखिरी सहारा था, क्योंकि इसके अंदर मेरा पासपोर्ट और सारे कागजात थे। मैं अपना मोबाइल फ़ोन के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन उस वक्त मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं था। मैं अपने पति से रब्ता करने के काबिल भी नहीं रही। मैं दोबारा अपने बैग को ढूंढने लगी, पर मेरा बैग होता तो मुझे मिलता। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, आखिर में थक हार कर बैठ गई। इतने में औरत कमरे में दाखिल हो गई। मैं उसे देख कर खड़ी हो गई। मेरा बैग नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेरी बात सुनकर उसने किसी बात का इजहार नहीं किया, बल्कि मेरे सामने ही बैठ गई। क्या बात है आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मेरा बैग, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। अरे बेटा, पहले शरबत तो पी लो, अपनी सांस को थोड़ा आराम तो दो, वरना तुम परेशानी में सब कुछ भूल जाओगी। रही बात तुम्हारे पासपोर्ट की, तुम्हारे बैग की गाड़ी में पड़ा होगा, मैं थोड़ी देर बाद जाकर देखती हूँ। उस औरत की बात सुनकर मुझे सुकून महसूस हुआ। मेरे दिल को करार आया कि चलो मेरा पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। मैं खुद को कोस रही थी कि यहाँ पर आई ही क्यों, आखिर मेरे यहाँ पर आने का मकसद क्या था? सिर्फ इसलिए कि उस औरत ने मुझसे अच्छी अच्छी बातें की और मैं उसकी बातों में आ गई। या अल्लाह, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्या कर दिया? कम से कम मुझे ये तो देखना चाहिए था कि इस वक्त मेरा पति नहीं जागा हुआ है, तो उसकी गैर मौजूदगी में
घर से बाहर क्यों जा रही हूँ। मैं यह बातें सोच ही रही थी कि उस औरत ने मुझे दोबारा शरबत पीने के लिए कहा। मैं तो शरबत पीकर सो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिमाग पानी में डूबता जा रहा था। दिल में अजीब से ख्यालात सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गई। ना जाने कितनी देर में नींद की हालत में थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरे आसपास कोई नहीं था। मेरे सामने पड़ी घड़ी का वक्त देखकर मैं परेशान हो गई। सुबह के 10 बज रहे थे और आसपास से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। ये देखकर मुझे हैरत के अलावा परेशानी भी हुई कि मैं जिस घर में मौजूद थी यहाँ बिल्कुल मैं अकेली थी। कोई भी मेरे आसपास नहीं था। अब मैं परेशान होने लगी। औरत मुझे कहाँ पर लेकर आ गई है और मेरा पति मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं जल्दी से उठी और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस परेशानी से दिल धड़कने लगा कि मुझे कमरे के अंदर ही बंद कर दिया गया था। मैं 5 मिनट लगातार दरवाज़ा बजाती रही और चिल्लाती रही। तभी दरवाजे को आकर किसी ने खोला। मैंने देखा सामने वही औरत थी। औरत ने आकर सहारा देने की बजाय बोली, क्यों पागलों की तरह दरवाज़ा बजाए जा रही हो। मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कैद कर लिया है। फिर मैंने कहा कि तुमने मुझे कैद क्यों किया है। मैं फिर से रोने लगी। ज़्यादा सवाल जवाब करने की कोशिश मत करो। ये पाक शहर है, यहाँ पर जुल्म नहीं होते। मैंने तुम्हें किसी खास मकसद से कैद किया हुआ है। तुम्हारे पति से हिसाब कर लूँगी। फ़िलहाल तुम अंदर कमरे के अंदर बैठी रहो। वे मुझे धमकी देकर चली गई। मेरा दिल बहुत ही बुरी तरह से धड़क रहा था। आँख से आंसू बह रहे थे। मैं अपने पति को याद करने लगी थी। मेरा पासपोर्ट और बैग भी गुम हो गया। ऐसा ही लगता था कि इस औरत ने मुझे वहाँ से गायब कर दिया होगा। फिर थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने उससे कहा कि वो मुझे होटल तक छोड़ कर आ जाए। कहने लगी, अगर बेटी बाहर तुम निकलोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। औरत ये कहते हुए बहुत उदास से लग रही थी। आप ऐसी बातें कर रही हैं, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आई थी कि मुझे कैद कर सकें? खुदा का खौफ करें, आप में ज़रा भी शर्म नहीं है। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी कि तुम्हारा पासपोर्ट बैग वगैरह गुम हो गया है। मुझे इसी बात की परेशानी है। सवाल रहा यहाँ पर बंद करने का, तो मैंने तुम्हें इसलिए बंद किया है कि अगर तुम बगैर पासपोर्ट के यहाँ से निकलोगी तो तुम्हें यहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तुम्हें तो पता ही है ना यहाँ की पुलिस कितनी सख्त है। उस औरत की बात सुनकर मैं थोड़ी देर तो चुप रह गई। फिर मुझे शरबत का ख्याल आया। मैंने झट उससे पूछा कि अगर आप मुझे इसलिए लेकर आई थी तो आपने फिर मुझे वे शरबत क्यों पिलाया? आप अच्छी तरह जानती हैं कि उस शरबत में कुछ दवा मिली हुई थी। मैं जिसे पीते ही सो गई। ज़रूर इसमें कुछ न कुछ आपकी साजिश है। बेटा, खुदा का खौफ करो, अपने कानों को हाथ लगाओ और उस रब से माफ़ी मांगो। तुम उसके सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इतना तो सोचो बेटी कि मैं तुम्हें यहाँ पर नेकी की वजह से लेकर आई थी और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें शरबत में दवा मिला कर दे रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगी? मुझे ऐसा कर कर क्या मिलेगा? तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें नहीं जानती, ना तुम मुझे जानती हो। फिर ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा? या कोई खजाना हाथ आ जाएगा? ये बात तो मैंने नोट नहीं की थी कि वो औरत उर्दू बोल रही थी। मैं उसे देखकर हैरान थी। आपको उर्दू आती है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो सोच रही थी कि आप एक अरबी खातून हैं, लेकिन ये भूल गई आप तो एक उर्दू बोल रही हैं। आप मेरे ही देश की हैं। अगर आप मेरे देश की हैं तो आप मुझे जानती भी होंगी। मेरी बात सुनकर औरत रोने लगी और उसने सच्चाई बताने का फैसला कर लिया। जैसे जैसे वे सारी बात बताती जा रही थी, मैं हैरान होती जा रही थी। उस औरत ने कहा कि मुझे तुम्हारी फूफो ने भेजा है। वे खुद तो नहीं आ सकती थी क्योंकि तुम्हारा पति उस पर निगाह रख रहा था। तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ पर हज कराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ पर बेचने के लिए लेकर आया है। तुम्हारी फुप्पो को ये बात बहुत पहले से पता थी, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी फुप्पो के यहाँ दावत पर गई थी तब तुम्हारी फुप्पो ने तुम्हारे पति को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। वह तुम्हें बेचने ही वाला था। तुम्हारी फुप्पो यहाँ पर नहीं आ सकती थी तो उन्होंने मुझे कॉल किया क्योंकि मैं यहीं पर रहती हूँ। तुम्हारी फुप्पो से बहुत पुरानी दोस्ती है मेरी। पहले तो मैंने मना किया कि ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन उसने रो रो कर मुझसे कहा कि मेरी बच्ची को बचा लेना, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी। इसलिए मैं तुम्हें रात होते ही जब तुम्हारा पति सो रहा था तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई। उसकी इतनी बात सुनकर ही मैंने उसे रोक दिया और कहा, क्या सबूत है आपके पास कि मेरा पति ऐसा नहीं है? मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। मेरा पति बहुत ज़्यादा नेक शरीफ इंसान है। मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। फिर औरत बोली, बेटी मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास कोई सबूत
सबूत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बहुत गलत करने वाला है। इतना ही सुनकर मैंने कहा कि आप मेरी कोई मदद कीजिएगा, अल्लाह के वास्ते मुझे मेरे घर पर छुड़वा दीजिए, मुझे अपने घर पर जाना है और मेरा पति मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा। इतने में वो औरत तेज़ी पर आ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी जाने नहीं दूंगी, और मुझे धक्का देकर कमरे में बंद करके चले गई। शाम का वक्त हुआ, दोबारा कमरे के अंदर दाखिल हुई और वही औरत को देखकर मेरा खून खौल उठा और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे धक्का दिया, वे जाकर ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई और मैं वहाँ से भाग निकली। अब मेरे पास ना तो कोई पासपोर्ट, ना तो कोई कागजात था, ना कोई एड्रेस था। फिर मुझे अपने पति की बात याद आई कि हमारा होटल मक्का से 500 मीटर की दूरी पर है। मैंने आसपास के लोगों से मदद मांगी और ऑटो करके मैं वहां तक पहुंच गई। मुझे अपना होटल मिल चुका था। मैं जब अपने पति के कमरे में जाने ही वाली थी तो बाहर का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो मैंने एक ऐसी बात सुनी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे पति से कोई बहुत तेज़ी से बात कर रहा था, जैसे उसे कोई डांट रहा हो। तुमने तो हमारा सारा मूड ही ख़राब कर दिया, हमारा टाइम भी। अगर कुछ था ही नहीं तो हमें क्यों बुलाए यहाँ पर। मेरा पति बोला, मेरा यकीन करिए वे सुबह तक यहीं पर थी, पता नहीं रात में कहाँ पर चली गई। उसे तो इस शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं और ना ही उसे मेरी बातों का कुछ पता था कि मैं उसके साथ ये करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता वे लड़की कहाँ पर चली गई, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, अगर जैसे ही वे मुझे मिल जाएगी तो मैं उसको तुम्हारे हवाले कर दूँगा। लेकिन आप मुझसे ये पैसे वापस मत लीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बीवी और मेरे बच्चे पाकिस्तान में बेघर हुए पड़े हैं, मुझे उनके लिए पैसे चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अगले 24 घंटे तक आपको वे लड़की सौंप दूंगा। इतना सुनते ही मैं थर थर काँपने लगी और थोड़ी देर में वे आदमी भी वहाँ से चले गए। उनके जाने से पहले ही मैं दरवाजे से हटकर दुबक चुकी थी, लेकिन मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मैंने जिस शख्स पर इतनी मोहब्बत करी वही मेरा दुश्मन बना बैठा था। वे मुझे बेचने की बातें कर रहा था, वे भी अपनी दूसरी बीवी की खातिर, यानी उसकी शादी भी हुई थी, उसके बच्चे भी थे। उसने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी कि मुझे बेच सके। पाकिस्तान में तो उसके लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, इसलिए मुझे यहाँ पर लेकर आया। मैं सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन मैंने उस इंसान से सच्ची मोहब्बत की थी। मैं उसे इस तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। मैंने कहा और दरवाज़ा खोला कि आपको पैसे चाहिए। मेरी आवाज़ सुनकर अमन पलटा और मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, आपको पैसे चाहिए? कितने चाहिए? जितने भी चाहिए ले लो, बेच दो मुझे। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत करी थी और तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिलसिला दिया। तुमने दूसरी शादी भी की हुई है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम मुझे धोखा दे रहे हैं। शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से इतनी मोहब्बत करी और तुम्हारे झांसे में आकर मैं यहाँ तक आ गई। लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। इतना सुनकर वे बोला, तुम मुझसे भले ही मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ तुम्हें वहीं पर चलना होगा। मैं तो टूट चुकी थी, मेरे पास कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं थे। मैं सीधी ही खड़ी रही, जो वो कह रहा था बस वही सुनती जा रही थी। अमन कहने लगा, अगर तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है तो तुम मेरे साथ चलोगी और मेरे काम आओगी और मुझे पैसे दिलवा दोगी। मैं तो बस पत्थर बनी हुई खड़ी थी। वे मेरा हाथ पकड़कर आदमी की तरफ लेकर जाने लगा। अभी जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, एकदम से मेरी फुफ्फो की दोस्त वहाँ पर आ गई और उन्होंने अमन को जोरदार तमाचा मारा और वे अपने साथ पुलिस को भी बुला कर लेकर आई थी। सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ गई। रमन को पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी थी। पुप्पो की दोस्त ने मुझे समझाया, क्या करने जा रही थी तुम? अपने माँ बाप के बारे में कभी कुछ सोचा है कि वे कितने परेशान हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी कहाँ पर चली गई? मोहब्बत अंधी होती है ये सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि तुम उसके साथ, जो इंसान तुम्हारे साथ इतना बुरा करने वाला है, उसके साथ चली जा रही हो। तुमने अपने माँ बाप से प्यार नहीं किया है, क्या तुमने उस इंसान से प्यार किया है? पुप्पू की दोस्त मुझे बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा दिल तो ये सब मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। मैं बस हमेशा चिल्लाती रही और फिर मुझे कहीं हद तक पुप्पू की दोस्त की बात सही लगने लगी कि मेरे माँ बाप भी तो मुझसे प्यार करते हैं, उनको भी तो मेरी ज़रूरत है। वे मुझे वहाँ से ले गई और फिर मेरी फुप्पो को कॉल लगाया। उन्होंने मेरी बात मेरी फुप्पो को बता दी।
फूफो ने मुझे थोड़ा सा सहारा दिया और कहा कि हम तुम्हें जल्दी ही वहाँ पर बुला लेंगे। बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने पर मुझे दोबारा पाकिस्तान का रास्ता दिखा और मैं अपने मुल्क आ गई। वहाँ जाकर मेरे माँ बाप को भी सारी सच्चाई का पता चल चुका था, क्योंकि मेरे फूफो ने सारी सच्चाई मेरे माँ बाप को बता दी थी। उनकी भी हालत ये सब कुछ सुनकर ख़राब हो चुकी थी कि हमने अपनी बेटी की कितने अरमानों से शादी कराई थी, उसके साथ ये क्या हो गया। लेकिन उन्होंने मुझे संभालने की पूरी कोशिश की और कुछ टाइम बाद मैंने भी ये सोच लिया कि दुनिया में प्यार मोहब्बत सब नकली चीज़ें हैं। मैंने तो अमन से शादी करते टाइम ही उसे अपनी ज़िंदगी मान लिया था और उसने मेरे साथ क्या किया। आपको क्या लगता है कि मैंने जो फ़ैसला किया था अमन की मोहब्बत में रहकर, क्या वे ठीक था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।